हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा जुडिशरी वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको 40 MCQs प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट करा दिए। प्रीवियस ईयर करा रही हूँ ना तो इसलिए ईयर्स आ गया, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 40 MCQs कंप्लीट करा दिए हैं। थोड़े से MCQs रह गए हैं, उसको और अच्छे से इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, कंप्लीट से देखना है, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपको MCQs इसलिए कराती हूँ ताकि आपको सॉल्व करने का थोड़ा पैटर्न का आइडिया हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। इसलिए जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस अच्छे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40 हमने कंप्लीट किए थे अपने लास्ट वीडियो में, 40 से आगे इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थोड़े से रह गए हैं, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श करने का अधिकार है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को परामर्शी अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। उनसे परामर्श किया जा सकता है। कौन परामर्श करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक महत्व के या संवैधानिक मूल्य के या विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं, या लोकहित या सार्वजनिक महत्व का कोई विषय है उस पर परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 143, जिसमें मैंने आपको दो मामले मैंने अभी आपको बताए कि किन किन मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श करने का अधिकार है। एक तो संवैधानिक कोई मामला है, ठीक है, या दूसरा लोकहित का या सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है, ठीक है। इस पर राष्ट्रपति परामर्श कर सकते हैं। संवैधानिक महत्व पर अपना परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, जबकि लोकहित के मामले पर वो अपना परामर्श या वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं है। इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक में बाध्यता दी गई है संविधान द्वारा, दूसरे में बाध्यता नहीं दी गई है, और इन दोनों में ही दोनों के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं है कि उन्होंने अगर सलाह मांगी है तो उसके मामले में जो सलाह दी गई है वो उसको माने, ठीक है, सरकार द्वारा उसको माना जाए। तो आपको समझ में आया, कानूनी सलाहकार या कानूनी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 143 के तहत। किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति दो मामलों में सलाह मांग सकते हैं, संवैधानिक या लोकहित, ठीक। इसके साथ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी कि कितने साल के बाद उनका रिटायरमेंट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था 65 वर्ष। कौन सा आर्टिकल पढ़ाया था मैंने आपको? आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में 2 का ए, ठीक, क्लॉज 2 फिर उसका के कहता है कि 65 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज कार्य कर सकते हैं। तो कितनी एज दी गई है? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने में उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परामर्श जारी कर सकता है। रीजन और आर्ग्यूमेंट पूछा गया है आपसे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि नागरिकों के जो अधिकार, मौलिक अधिकारों का संरक्षण बनाया गया है, संरक्षक बनाया गया है उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, उससे ज़्यादा शक्ति दी गई है उच्च न्यायालय को, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के विषय में संरक्षण के लिए परामर्श जारी कर सकता है। तो दोनों ही सही हैं और ये सही व्याख्या भी है। देखो आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में रिट जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो मौलिक अधिकार प्लस अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। जैसे कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, स्वतंत्रता का, समानता का, किसी का भी उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसके साथ उच्च न्यायालय अगर किसी के लीगल राइट का भी हनन हुआ है, मौलिक अधिकार प्लस लीगल राइट का भी हनन हुआ है, तो उन मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। यानी कि रिट जारी करने का जो अधिकार क्षेत्र है वो किसका विस्तारित है, किसका ज़्यादा है? उच्च न्यायालय का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार प्लस अन्य मामलों को भी शामिल किया गया है। इसमें केवल मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, इसीलिए इसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत है। क्यों? यहाँ पर रीज़न दिया गया है, आर्ग्यूमेंट, फिर जहाँ रीज़न दिया गया है कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। तो दोनों रीज़न और आर्ग्यूमेंट दोनों करेक्ट हैं और दोनों करेक्टली मैच भी हैं। यानी ये रीज़न इसकी सही एक्सप्लेनेशन करता है, आर्ग्यूमेंट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय जाने की स्वीकृति देता है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय नहीं पहुंच पाने में असमर्थ है। यानी लोकहित याचिका PIL मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें कहा गया है कि जो नागरिक स्वयं नहीं जा सकते वो उनको एक मौका देता है, ठीक है, कि उनके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उन व्यक्तियों को भी न्याय मिल सके जो जाने में असमर्थ हैं। तो रीज़न और आर्ग्यूमेंट दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी करते हैं। PIL की शुरुआत एक न्यायिक प्रक्रिया द्वारा की गई थी, क्योंकि संविधान हमारे समान न्याय का प्रावधान करता है, सभी को समान न्याय मिले, इसीलिए PIL की शुरुआत की गई थी ताकि हम संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने में असमर्थ है, तो उनके बिहाफ पर और कोई NGO या लोक हित में कार्य करने वाले कोई व्यक्ति याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? किस तिथि में हुआ था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था उच्चतम न्यायालय का। यानी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, UK में, US में, भारत और US दोनों में। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हमने कोई चीज़ कहाँ से ली है, संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, हमने जुडिकल रिव्यू कहाँ से लिया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंपैरेटिव भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वर्तमान में यह डिमांड है कि कंपैरेटिव आपसे पूछा जाता है। तो जुडिकल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? US से लिया है, इसलिए US और भारत में दोनों में ये शक्ति पाई जाती है। जबकि US में अत्यधिक शक्ति मिली हुई है सर्वोच्च न्यायालय को, लेकिन भारत में इसका बैलेंस रखा गया है। हमने संघीय व्यवस्था यानी संसद की सर्वोच्चता को भी अपनाया है और साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता को भी अपनाया है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि व्यवस्था भारत और US दोनों में है। US में बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, लेकिन हमने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। नेक्स्ट है सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में न्यायिक पुनर्विलेखन का क्षेत्र सीमित है। मैंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, आप सही लगाएंगे आंसर। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। कौन सा? अभी मैंने आपको समझाया। हमने न्यायिक पुनर्विलेखन कहाँ से लिया है? US के संविधान से लिया है। US में इसकी स्थिति एक्सट्रीम है, ठीक है, इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, लेकिन भारत में इसको सीमित किया गया है, ठीक है, तो कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान उधार से भरा हुआ थैला है। हमने बहुत सारे संविधान से बहुत कुछ ग्रहण किया है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये मैच नहीं करते, ये एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करता। तो आर्ग्यूमेंट और रीज़न दोनों सही है, पर इनकी व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकते हैं, और वो पत्र लिखकर किसको देंगे? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? किसको करते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था आपको? आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 का क्या पढ़ाया था मैंने, जिसमें आपको बताया था कि इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु वो 65 वर्ष है, और इसके साथ साथ वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है भारत के, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ज्यूडिशरी से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। सभी को अपनी टेस्ट सीरीज ज़रूर लगानी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से करने हैं। इसके साथ आपका जो ज्यूडिशरी वाला चैप्टर था वो MCQs के साथ कंप्लीट हो गया है। इसको सबको MCQs सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।